ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जो है कृषि। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स पे शेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो एक कहानी बताई गई है गुरप्रीत, मधु और टीना के बारे में, जो एक गाँव से गुजर रहे थे। फिर किसानों को जुताई करते हुए उन्होंने देखा था और किसानों ने उन लोगों से कहा कि गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला जा रहा है। ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बांटने के लिए लाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि वो जब गुजर रहे थे तो वहाँ पे जुताई चल रही थी। ठीक है, गेहूं की बुआई करने पर क्या बोला था उन्होंने कि उससे पहले क्या करना है कि मृदा को अधिक उपजाऊ बनाना है। ठीक है, ताकि क्या हो सकेगा कि वो गेहूं जब मंडी में बिकेगा तो उसे अच्छी कीमत मिलेगी और आगे उसका रूपांतरण किस में होगा, उसको परिवर्तित किस में करेंगे, आटे में परिवर्तित करेंगे और कारखाने में क्या होगा, डबल रोटी या बिस्कुट जो भी मतलब और प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो देखो यहाँ पे 3 क्रियाएं सम्मिलित होती है। कौन सी है? तो देखो प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं कब से कब तक? पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक ये होता है। ठीक है, मतलब पौधा है उससे परिष्कृत उत्पाद मतलब जो हम लोग खाते हैं वगैरह। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर क्या आता है, उसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ठीक है, फिर सॉरी क्या क्या आता है प्राथमिक क्रियाओं के अंदर? तो देखो कृषि आता है, मत्स्यन आता है और संग्रहण आता है। ठीक है, तो ये सब उदाहरण प्राथमिक में आते हैं। फिर द्वितीय क्रियाओं में क्या आता है? द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है? प्रसंस्करण से संबंधित है। इनका प्रसंस्करण करेंगे तो ये किस में आएंगे? द्वितीय क्रियाओं में आएंगे। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। फिर तृतीय क्रियाओं में क्या आता है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट बने हैं उसका यातायात, फिर व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब चीज़ें जो है वो किस में आती है? तृतीयक में आती है। मतलब तृतीय क्षेत्र क्या करता है कि हमें सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, जैसे आईटी क्षेत्र जो है वो क्या है, वो किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि वो सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, हम किसी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? वो भी तृतीय क्रियाओं में आएगा। फिर है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, जो अभी हमने देखा, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें सम्मिलित है। ठीक है, और विश्व में 50% लोग जो है, 50% देखो विश्व में, पूरे विश्व में 50% जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। मतलब कृषि या उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उससे वो लोग संबंधित है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो अब तक कृषि पर ही निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मतलब वहाँ की ज़मीन कैसी है या भूमि कैसी है, मृदा, फिर जलवायु क्रियाकलाप कैसे है, मतलब जो भी कृषि के लिए अनुपूरक जो चीज़ें होती है। ठीक है, तो वो कैसी है उससे डिपेंड करता है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कही जाती है। ठीक है, मतलब हम लोग जिसे खेत बोलते हैं तो वो क्या होती है? वो कृषिगत भूमि होती है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग फसल उगा सकते हैं। अब ये मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि देखो यहाँ पे जो ग्रीन में दिया है ना, तो वहाँ पे ही सिर्फ क्या होता है? कृषि हो सकती है। ठीक है, जो कृषि योग्य भूमि है। और ना सिर्फ कृषि योग्य भूमि बल्कि बाकी जो कारक है, जैसे कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता, वहाँ का जो भी जलवायु है,
ठीक है, मृदा की क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर है, मृदा है, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या आप जानते हैं, मैं ये देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि होती है, जिसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, मृदा की जुताई होती है, पहले तो फसलों को उगाते हैं, फिर पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। ठीक है, और खेती भी कहते हैं। फिर क्या है, सेरीकल्चर है। ठीक है, फिर है पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर क्या है देखते हैं। देखो, सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। ठीक है, मतलब रेशम उत्पादन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। फिर पिसिकल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। ठीक है, फिर है विटिकल्चर, जो द्राक्ष या अंगूर की खेती होती है उसको विटिकल्चर बोलते हैं। फिर हॉर्टिकल्चर मतलब क्या, उद्यान कृषि, जैसे कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फलों को उगाना, जिसे हम हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं। ठीक है, फिर है कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, फिर उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। मतलब हम लोग इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, ये चीज़ें खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, ये कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट पालन आते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, फसल, ऊन, फसल उगाते हैं हम लोग, ऊन मिलता है हमें, ठीक है, बकरियों से। फिर डेयरी जो दुग्ध उत्पादन है, और कुक्कुट पालन जो भी मुर्गी उत्पादन होता है उसे बोलते हैं कुक्कुट पालन। यहाँ पे देखो निवेश क्या क्या होता है, निवेश होता है मशीनरी, बीज, फिर रसायन और श्रम। ठीक है, फिर प्रक्रम क्या होते हैं, जुताई, बुआई, छिड़काव, ये वो सब चीज़ें होती है। और निर्गत क्या होता है, मतलब जो भी फाइनल क्या होता है वो फसल मिलता है। ठीक है, ये है कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति है ये वाली। ठीक है, और ये क्या है, भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। तो इसमें देखो क्या क्या है, तो इसमें भौतिक निवेश कौन सा है, सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल। वहाँ पे कैसी ढाल है वो भी महत्वपूर्ण है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ढाल पे भी कैसी खेती की जाती है, और कैसी ढाल हो तो कैसा वहाँ पे उत्पाद होगा। ठीक है, फिर मानवीय निवेश होगा उसमें, फिर भंडारण होगा, मतलब एक जगह पे वो हम लोग स्टोर करके रखेंगे, श्रम होगा, फिर मशीनरी होगी कुछ, और कुछ रसायन होंगे। ठीक है, कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। जैविक कृषि क्या होती है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। तो इसे बोलते हैं जैविक कृषि। तो अभी देखो कृषि के प्रकार कौन से हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, जैसे कि भौगोलिक दशा, मतलब वहाँ की ज्योग्राफिकल दशा कैसी है, फिर वो उत्पाद की मांग कितनी है, ज़्यादा है या कम है, फिर उसको कितना श्रम लगेगा, फिर उसके लिए कौन सी तकनीकी या प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। पहली है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि क्या होती है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, मतलब निर्वहन करने के लिए सिर्फ यूज़ होती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ निर्वाह करने के लिए अगर कृषि की जाए तो उसमें कम या निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा मशीनरी वगैरह यूज़ नहीं की जाएगी या कुछ। और पारिवारिक मतलब परिवार के सदस्य ही वो क्या करेंगे, कृषि करेंगे। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो गहन निर्वाह कृषि क्या है,
इसमें क्या होता है, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। ठीक है, साधारण औजार यूज़ करेगा और अधिक श्रम करना पड़ेगा फिर उसको। ठीक है, फिर अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चावल एक मुख्य फसल होती है। फिर है अन्य फसलों में जैसे कि गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। और गहन निर्वाह कृषि जो है वो कहाँ कहाँ पे होती है, दक्षिणी पूर्व और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूरी प्रदेशों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर आदिम निर्वाह कृषि क्या है, इसमें क्या होता है, स्थानांतरित कृषि और चलवाशी पशु चारण सम्मिलित है इसमें। ठीक है, स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहाँ वैसे ही करते रहना। और उनके साथ चलवासी पशुचारण मतलब उनके साथ कुछ पशु भी होंगे तो उनको भी पशुचारण उनका कैसे होगा, चलवासी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं तो वहाँ पे वो चलवासी होता है। ठीक है, ये हुआ निर्वाह कृषि। फिर है स्थानांतरित कृषि, क्या होती है, देखो यहाँ पे दिया है वो स्थानांतरित कृषि क्या बोलते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये प्रचलित है। ठीक है, या झूम खेती भी बोलते हैं इसको। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, फिर वृक्षों को पहले इसमें क्या होता है, देखो वृक्षों को काट दिया जाता है, फिर वो भूखंड को जलाया जाता है और उसको साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, जो भी राख बनती है ना उसको, और उस पर मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें उगाई जाती है। फिर ये भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। तो मतलब ये क्या होता है कि किसी भी नए जगह पे जाओ, वहाँ पे जलाओ, वो वृक्ष काटो, वो ज़मीन जलाओ या भूखंड जलाओ, फिर वो राख जो है मिट्टी में मिलाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ फसलें उगाते हैं जैसे कि मक्का, रतालू, आलू का सवा। और फिर उसमें क्या हो जाता है, वो सब होने के बाद उसकी जो पोषक तत्व है वो कम हो जाने के बाद वो फिर से दूसरी नई जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे सेम ये चीज़ करती है। स्थानांतरित कृषि को कर्तने व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है चलवाशी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं और इसी प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं और वही पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र में एक जनजाति है धनगढ़, वो लोग अभी बहुत अच्छे से बसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ लोग उनकी बकरियां लेके या मेंढियां लेके क्या करते हैं, जो शिप्स रहती है वो लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो ये चीज़ करते हैं, उनको बोलते हैं चलवासी पशुचारण। तो उनका लाइफस्टाइल भी थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी तरीके से उनका सब रहता है एकदम मस्त में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, दूसरा प्रकार है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है इसका, कि निर्वाह करना है, लेकिन उसके साथ जो है वो वाणिज्यिक तरीके से खेती का उपयोग करना होता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी या बहुत ज़्यादा हमें फसल उगानी होगी तो हमें ज़्यादा मशीनों का उपयोग करना ज़रूरी है, तो इसके लिए अधिकांश कार्य जो है मशीन द्वारा किया जाते हैं। फिर ये वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज जैसे अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि सम्मिलित है। ठीक है, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है, तो देखो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाए जाते हैं, जैसे कि गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक है, फिर है उत्तर अमेरिका
यूरोप एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो है वो क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं होती और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध होती है। अत्यधिक ठंडे वर्धन काल को ये बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। फिर ये वाणिज्य कृषि का अगला टाइप है मिश्रित कृषि। इसमें क्या होता है, भूमि का उपयोग जो है वो भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए उपयोग किया जाता है। और ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है। नेक्स्ट है रोपण कृषि। जैसे कि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर परिश्रम मतलब श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे कि उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। मतलब अगर ऐसी खेती की जाए तो वहाँ पे उनका प्रसंस्करण जल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसमें बहुत ज़्यादा परिवहन की आवश्यकता होती है। यातायात के अच्छे साधन होना ज़रूरी है। ठीक है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। ये कुछ इसके उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्या है वाणिज्यिक कृषि क्या है और निर्वाह खेती क्या है। ठीक है। निर्वाह कृषि क्या है। तो अभी देखो कि विश्व में अलग अलग कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो देखो बहुत ज़्यादा बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होता है, विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। मतलब ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हमें खाने के लिए ज़रूरत है, बल्कि कुछ ऐसे उद्योग जो है वो कृषि आधारित है, उनको कच्चे माल की आपूर्ति करने भी ज़रूरत होती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा एक कुछ ऐसी फसलें हैं। ठीक है। और फिर जूट, कपास, ये रेशेदार फसलें हैं और चाय, कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है। तो भी चावल के बारे में देखते हैं। ये विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में मुख्य आहार है। ठीक है। चावल के लिए उच्च तापमान आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। और यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, इसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ठीक है। चीन चावल के उत्पादन में अग्रसर है। ठीक है। या अग्रणी बोल सकते हैं। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। ठीक है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जा सकती है। तो देखो गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान, इसमें क्या है, मध्यम तापमान और वर्षा और सस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए देखो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ ये कब उगाया जाता है, दिवाली के बाद उगाया जाता है। ठीक है। इसका विकास सुअपवाहित और दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ठीक है। और गेहूँ कहाँ पे होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इसमें विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है, जैसे कि नवंबर के बाद ऐसे या दिवाली के आसपास। मिलेट ये क्या है, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है। कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में ये उगाई जाती है। ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा, उच्च से मध्य तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी ये जो है ये भारत में उगाए जाते हैं। और नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश भी है। ठीक है। ये देखो बाजरे की कृषि, ये गेहूँ का सस्य कर्तन मतलब कटाई और चावल की खेती। फिर ये मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। और इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है वो उत्तर अमेरिका, देन ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। आप जब ये सुनोगे तब आप माइंड में एक ग्राफ याद करिएगा कि ये जगह कहाँ कहाँ पे होती है। फिर है मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ
पाई जाती है। इसके बाद है कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन। तो देखो कितना लंबा समय लगता है, देखो 200 से 210 मतलब 200 से 210 दिन। और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है और ये काली जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र ये कपास के अग्रणी उत्पादक है और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर है पटसन। इसे सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, ठीक है, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, जैसे कि भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत का नाम आता है, ठीक है। इसके बाद है चाय। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक फसल, पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा, समवितरित, ठीक है, समान वितरण होने वाली उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ऐसे मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय जो है वो पत्तियों से ही बनती है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अभी देखिए हम लोग ने कुछ कुछ महत्वपूर्ण फसलें जो पेय फसलें हैं, ठीक है, दलहन तिलहन की, ठीक है। उसके बाद है कृषि का विकास। कृषि का विकास जो है उसका संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है, ठीक है। उसका उत्पादन कितना बढ़ेगा वो उसमें कितने प्रयास किए जा रहे हैं उससे वो समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद है यह कई तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, ठीक है, फिर बोई जाने वाली फसल की संख्या बढ़ाकर, फिर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके हम लोग ये कर सकते हैं, फिर उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, ठीक है। कृषि का विकास जो है वो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, जैसे कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी जोते की कृषि की जाती है। तो देखो, दो फार्मों की यहाँ पे तुलना की गई है। भारत में एक है और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी वस्तुस्थिति अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देश की कृषि के विषय में जान सकते हैं। तो भारत देखो एक विकासशील देश है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो विकसित देशों में से एक है। तो देखो, भारत का एक फार्म जो है वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है, ठीक है। ये कंसिडर करते हैं। मुन्नालाल जो है वो एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का फार्म है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 1 हेक्टेयर मतलब कितना होता है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। फिर उर्वरक, जो उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। और फिर किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है और वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, ठीक है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी बैलों से जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं और समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह क्या करता है,
खेत की सिंचाई करता है, उसको भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस है, कुछ मुर्गियाँ हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का सदस्य है। फिर सहकारी समिति जो है उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदी करने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहरों में मंडी में बेचता है। फिर अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसके लिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे कि हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये स्थिति है भारत के 1.5 एकड़ खेती है जिसकी उस मुन्नालाल की। ठीक है, अभी यही चीज़ देखते हैं हम लोग अमेरिका के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है और मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ पे उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त होता है कि मृदा और जल संसाधन की फसल आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं वो देखता है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उपक्रम कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा होता है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनों का समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों जैसे कि मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। तो ये डिफरेंस है कि अमेरिका में वो एक मतलब बिजनेसमैन या व्यवसायी की तरह काम करता है और भारत में जो कृषक है वो एक खेतिहर किसान की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो 8 क्लास एनसीईआरटी का है। तब तक दोस्तों इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।